सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। रेणु जी, आपको भी हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संगीता, और सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार। श्रोताओं, जुड़ चुके हैं आप हमसे, और बहुत सारी जगहों पर बारिश हो रही है ठंड में, और मतलब क्या कहना चाहिए, ठंड हो रही है जी, ठंड बढ़ गई। और वहीं कुछ लोग इसका मजा ले रहे हैं कि रजाई के अंदर किस तरह से बारिश का मजा लिया जाए और चाय की चुस्की भी ली जाए, है ना। और इसी के साथ हम सखी सहेली कार्यक्रम लेकर भी उपस्थित होते हैं। तो आज हम रेसिपी तो बताएंगे, कुछ व्यंजन भी बता देंगे जो चाय के संग, गर्मा गर्म चाय के साथ खाएंगी हमारी सखियां। कुछ मीठे व्यंजन भी होंगे, तो जाहिर है कि आज शुक्रवार है तो हम व्यंजन भी बताएंगे आपको, वहीं कुछ और भी बताएंगे, यानी कि जी बिल्कुल बताएंगे। सखी विशेष कार्यक्रम में वैज्ञानिक कमला सोहनी के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ सौंदर्य बड़ा ही लोग इसके लिए, खास करके हमारी सखियां बहुत निखारने पे रहती हैं, तो किस तरह से घरेलू उपाय से सौंदर्य को निखारा जा सकता है। और बच्चों की बातें भी करेंगे कि कला और शिक्षण किस तरह से प्रभावित होता है एक साथ। बिल्कुल, तो इस सारी चीज़ों को लेकर हम हाजिर हैं, और हमें लगता है कि वैज्ञानिक, हम आज जो कमला सोहनी के बारे में बता रहे हैं वो अपने आप में वाकई प्रेरणाप्रद बात है, क्योंकि ये हमारे देश की पहली महिला वैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 18 जून सन 1911 में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हुआ। आपके पिता का नाम नारायण राव भागवत, और जो विज्ञान के क्षेत्र में ही कार्यरत थे। परिवार में पढ़ाई लिखाई का जाहिर है कि बहुत माहौल था, जिम्मेदारियों को समझने का माहौल था। ऐसे परिवेश में कमला सोहनी पर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ा। जैसा कहते हैं कि परिवार का प्रभाव पड़ता है। कमला पढ़ाई लिखाई में रुचि रखती थी और बचपन से ही अपनी कक्षा में अव्वल आती थी, यानी प्रथम आती थी। और 19वीं शताब्दी का दौर तो ऐसा ही था कि भारत में ब्रिटिश राज का दौर था, जब भारत एक उपनिवेश था। भारत में वैज्ञानिक शिक्षा की शुरुआत भी औपनिवेशिक काल में हुई। इसी समय प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय, इनके साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फूले थी। इन सब ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए सामाजिक आंदोलन चलाए थे, और भी आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी, न के बराबर होती थी। तो विज्ञान के क्षेत्र में अपने जीवन को संवारने और आगे बढ़ाने की चाह कमला सोहनी के मन में घर कर गई, और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बम्बई विश्वविद्यालय में बीएससी में दाखिला लिया। जी हाँ, और बीएससी में यानी स्नातक में जैसा कि शुरू से वो अव्वल आती रहीं, उन्हें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। लेकिन उसके बाद भी परास्नातक में यानी कि एमएससी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें भारतीय विज्ञान संस्थान में आवेदन तो कर दिया, लेकिन जो उनकी कल्पना थी, उत्साह से भरी हुई थी, फिर भी उन्हें वहाँ पर प्रवेश नहीं मिल सका आवेदन करने के बाद भी, क्योंकि उस समय महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ये माना जाता था कि अगर वो रहेंगी तो बाकी जो विद्यार्थी हैं उनका ध्यान भटकेगा और उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकेगी। तो ऐसे माहौल में वो बहुत दुखी हो गई। अपने आवेदन के रद्द होने पर कमला जी बहुत दुखी हुई। लेकिन यही बात होती है, ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं ना संगीता। उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, संस्था को वचन दिया कि अगर उन्हें दाखिला मिला और उन्हें पढ़ाई का मौका दिया गया तो वो हर में डिस्टिंक्शन के साथ परीक्षा पास करेंगी, यानी कि 75% से अधिक अंक सब में लाएंगी। और दृढ़ निश्चय किया उन्होंने। फिर उनके परिश्रम को और उनके निश्चय को इस तरह से देखते हुए, उनकी जिद को देखते हुए, उनको इस शर्तों के साथ दाखिला दिया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने बड़े मनोयोग से पढ़ाई की और व्यस्त हो गई। फिर ऐसा दिन आया जब उनका सपना भी साकार हुआ। सन 1936 में कमला ने परास्नातक की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ हासिल की, और रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षावृत्ति भी हासिल की उन्होंने। इसके बाद संस्थान में महिला विद्यार्थियों को, जैसा कि आपने बताया, तो ये अवरोध तो सारे खत्म हुए, और उसके बाद वर्ष 1937 में कमला ने वैज्ञानिक रॉबिन हिल के नेतृत्व में काम करना शुरू कर दिया। कमला सोहनी के काम से रॉबिन जी बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए। उन्हें प्रोफेसर फ्रेडरिक हॉपकिंस के लैब में काम करने का सुझाव दिया, जो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे, और उनके साथ काम करने के लिए वैज्ञानिकों को फेलोशिप जीतने की ज़रूरत पड़ती थी। ये पड़ाव कमला जी के लिए बखूबी पार कर गई। मुश्किल तो ज़रूर था, और उनके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। प्रोफेसर हॉपकिंस के नेतृत्व में कमला जी ने मात्र 16 महीने के भीतर ही रिसर्च तैयार किया, पेपर तैयार किया, जो पोषण से संबंधित था। और 40 पन्नों में लिखा हुआ ये जो इनका रिसर्च पेपर था, देखकर
पीएचडी कमेटी जो है वो बहुत प्रभावित हुई और कमला सोहनी द्वारा किए गए रिसर्च को स्वीकार किया गया। और इस तरह से पीएचडी हासिल की कमला सोहनी जी ने, और ये प्रथम भारतीय महिला बन गई। इसके बाद विदेशों में काम करने के लिए उनके पास प्रथम महिला पीएचडी करने वाले जी, हाँ, पीएचडी करने वाले हाँ, और उसके बाद उनके पास काफ़ी प्रस्ताव आने लगे, लेकिन कमला ने वतन वापसी को ही ज़रूरी समझा और महात्मा गांधी की वो अनन्य अनुयायी भी थीं। अपने कौशल को प्रयोग में लाना चाहती थीं, देश सेवा करना चाहती थीं। वतन वापसी के बाद उन्हें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में बायोकेमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पद दिया गया। जी, पोषण से जुड़े हुए उन्होंने तमाम शोध कार्य किए। उसमें उन्होंने विटामिन और उसके प्रभाव पर भी शोध किया। इसी बीच एमवी सोहनी से आपका विवाह हो गया। 1947 में आप मुंबई आ गई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपने ज्वाइन कर लिया। यहाँ खाद्य पदार्थों से जुड़े कई उन्होंने शोध किए। इसके साथ ही नीरा नामक पेय पदार्थ पर भी आपने रिसर्च किया और इसकी पोषकता का पता लगाया ताकि ये देश के लोगों के लिए मददगार साबित हो सके। उन्होंने पता लगाया कि नीरा में विटामिन और आयरन की मात्रा बहुत है, इसलिए इसका उपयोग गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के संरक्षण में किया जा सकता है। और आगे चलकर फिर वो बम्बई की एक दुग्ध फैक्ट्री से जुड़ गई। यहाँ उन्होंने दूध को जल्दी दही में जम जाने से रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया, जिसके लिए राष्ट्रपति सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। कमला सोहनी ने कई किताबें भी लिखी। कमला सोहनी ने 28 जून 1998 को इस संसार से विदा लिया। कमला सोहनी एक ऐसी भारतीय महिला थी जो रुकावटों से कभी नहीं घबराती थी। मेहनत और लगन से जिन्होंने अपने सपने को साकार किया और राह में आने वाली सभी बाधाओं को पार किया। वाह, क्या बात है। ऐसी शख्सियत को हम सलाम करते हैं, 100 बार सलाम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं या जो भाई लोग भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को कुछ इसी तरह के सबक दें कि कुछ भी ऐसी बाधा आए तो वो परेशान ना हो और उस बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए और ऐसी बहनों के लिए बहुत बहुत सलाम। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव।
बादल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। गगन कहे विजय भव। विजयी भव। संकल्प से शक्ति मिलती है और शक्ति से विश्वास बढ़ता बिल्कुल है। सही बात है। तो कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आपका भी नाम हो। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो हम बात कर रहे थे कि इस तरीके की जो व्यक्तित्व होते हैं वो अपने आप में बहुत प्रेरक होते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब वैसा ही बने, लेकिन हम भी कोशिश कर सकते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर। और आजकल मौसम बहुत सारी जगहों पर कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत सर्दी है, कहीं अभी हमारे बर्फ पड़ श्रोता ने रही है। लिख के भेजा है कि नहीं हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है, आपने कहा बारिश हो रही है। 2 महीने से बारिश नहीं हुई। भाई तो बारिश का मौसम तो है नहीं, अब आएगा। लेकिन हाँ कहीं कहीं सर्दियों के साथ साथ बारिश भी हो रही है। ऐसे में या यूं कहें कि सामान्य दिनों में हम अपनी त्वचा का कैसे ख्याल रखें या सौंदर्य निखारने के लिए क्या क्या करें, उसके लिए बहुत सारे घरेलू उपाय हैं हमारे यहाँ ना। जी, और पहले से भी ऐसे उपाय किए जाते थे। अगर आजकल देखें रेणु जी, तो बहुत अलग अलग से प्रसाधन आ गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब प्राकृतिक साधनों से, जड़ी बूटियों से ही जो चीजें प्राप्त होती थीं, उससे सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते थे और उसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो उसमें जो उससे जो निखार आता था वो बड़ा ही प्राकृतिक होता था। हाँ, तो कौन सा बताने जा रही हो? जी देखिए, जैसे उपटन है, तो उपटन आजकल तो लगाते हैं, लेकिन ये एक बड़ा ही किसी शादी ब्याह में थोड़े समय के लिए किसी रस्म के तौर पर ले लिया जाता है, जबकि उपटन पहले बहुत लगाया जाता था। तो ऐसे तो कभी कभी लगाया जाता है, लेकिन उपटन हल्दी, चंदन तेल, बेसन और कच्चा दूध है, मलाई है, दही का लेप, ये सौंदर्य निखारने के लिए प्रयोग में लाया जाता था और अभी भी लाया जाता है। हाँ, इसके लिए अगर सब लोग अलग अलग तरह से इसका प्रयोग करते हैं। उपटन की अगर बात करें और जल्दी वाला अगर बनाना होता है तो आप थोड़ा सा आटा ले सकती हैं, 2 चाय चम्मच बराबर या 3 चाय चम्मच ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ा सा तेल डाल लें, सरसों का तेल डालें या आप जो भी तेल इस्तेमाल करती हैं वो, ताकि बहुत चिपके नहीं आपके शरीर में, और अपने हाथ में, चेहरे पर, पैर में, जहाँ लगाना चाहती हैं लगा के 2 मिनट के लिए बस छोड़ें और उसके बाद उसको रगड़ कर निकाल दें। फिर उसके बाद धोएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो गंदगी है या बहुत टैनिंग जो हो जाती है वो, या जो हमारी कुछ त्वचा जो है उसमें थोड़ी सी एक तो उसका मालिश सी हो जाती है, तो उसमें रक्त संचरण बढ़ जाता है, उसका रक्त प्रवाह ठीक से हो जाता है, तो त्वचा में निखार आता है। उसके साथ साथ एक चिकनाई सी आ जाती है और जो डेड स्किन कुछ होती हैं, जो थोड़ा भी वैसा होता है, वो भी समाप्त हो जाता है जी। तो इस तरीके का उपटन बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। तुरंत जब आप रसोई घर से निकल रही हैं लीजिए और नहाने के पहले लगा लीजिए। इसके साथ साथ संतरे के छिलका जो अगर पीस के आपने रखा है सुखा के, उसको उसमें थोड़ा सा डाल लें तो उसमें ब्लीच का भी काम करेगा जी। और चिरौंजी का भी बहुत सारे लोग ये तो बड़ी महंगी बात बता रही हो तुम। चिरौंजी को फिर उसमें मलाई में और दही में इस तरह से लपेट करके और हल्दी भी थोड़ी सी डालकर उसका भी उपटन बनाया जाता है। लेकिन इस विषय पर और भी बातें करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक सखी सहेली कार्यक्रम में और फिर बातें करेंगे जी।
वक्त हो जो ब्रेक है वो वक्त तो पूरा हो चुका है रेणु जी। और अरे तो एक पहेली भी तो बूझनी है। हम्म, सफेद तन हरी पूछ, न बूझे तो नानी से पूछ। ओहो, तो अभी आप सोचते रहिए कि क्या हो सकता है। सफेद तन हरी पूछ, न बूझे तो नानी से पूछ। तो भाई नानी से पूछिए जिसके जिसके पास नानी है। लेकिन फिलहाल तो हम बता देते हैं कि घर में कैसे कैसे किन किन चीज़ों के प्रयोग से आप अपने सौंदर्य को निखार सकती हैं। तो उपटन की बात हमने की। गुलाब की पंखुड़ियां जो जल में मिलाकर उस वक्त स्नान किया करते थे, जी। तो इसे भी उपटन में मिलाया जा सकता है। और जब उपटन लगा लिया जाता था तो पंखुड़ी उसके के लिए बाद- ऐसा है ना हाँ, कि अगर जैसे आपके यहाँ कोई कभी गुलदस्ता आया हो तो आप पंखुड़ी को रख लीजिए, लेकिन धूप में नहीं, ऐसे ही खुली रखिए और ताकि वो सूख जाए अपने आप, तो उसको पीस सकते हैं। हाँ, रंग वैसे ये बरकरार सारी चीजें अब बाजार में भी मिलती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो घर में जैसे संतरे के छिलके जो हमने जो पहले बात की, हाँ। वो भी आपने संतरा खाया, छिलका कहीं खुले में रख दीजिए, धूप में मत रखिए इन सारी चीजों को, और फिर उसको सूखने दीजिए। जब सूख जाए तो उसको खूब बारीक पीस लें। जी। और फिर पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा उसको सुखाने के बाद जैसे नींबू और कुछ बूंद उसमें कच्चा दूध अगर मिलाकर लगाएंगे तो ज्यादा फायदा करता तो ये तुमने किस चीज के लिए बताया? कच्चा दूध, नींबू, ये संतरे के छिलके के साथ संतरे है। के छिलके में, जी। तो और ये लगा सकते हैं। हाँ, और इसी तरह से मसूर की दाल भी जो होती हाँ। है, उसे रात में अगर भिगा लिया गया या 2-4 घंटे पहले भिगा लिया गया, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अगर फेस पे, चेहरे पे लगाएं तो उससे थोड़ी सूखने के बाद उसको धो दें तो अच्छी चमक आती है। हाँ, तो उसको इसमें कुछ लेकिन मिलाना नहीं होता हाँ, है। कुछ मिलाना नहीं होता है, लेकिन आप बहुत देर तक उसको छोड़े भी नहीं, हल्की हल्की नमी रहे तभी आप उसे धो लें, नहीं तो सूखने पर वो बहुत कड़ापन सा आ जाता है और चरचराने सा लगता है। तो बहुत ज्यादा न सूखने दें उसको, मसूर की दाल वाला उपटन, और उसको बस हल्का सा नम रह जाए तभी आप उसको धो लें, है ना। जी, उपटन में ये देखा जाता है रेणु जी। जी कि हल्दी जरूर मिलाई जाती है। जी। तो इसका काफी अच्छा फायदा असर रहता होता है। जी। जी। एंटी जो इसमें तत्व टॉक्सिन्स होते हैं। जी। हाँ, तो उससे त्वचा में निखार तो आता ही है, साथ ही साथ जो रैशेस वगैरह रहते हैं या कुछ कमी रह जाती है तो उससे वो कोमल बन जाते हैं। तो जी। हल्दी जरूर मिलाई जानी चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ त्वचा में जैसे धूप में अगर हम निकलते हैं और टैनिंग हो जाती है, जैसे कि थोड़ा हल्का रंग जो हमारा गाढ़ा हो जाता है, मतलब क्या कहना चाहिए, सांवलापन जो आने लगता है धूप की वजह से, वो अगर आप उसको दूर करना चाहते हैं तो आप बेसन का प्रयोग करें। बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं हम बताएंगे, हाँ, एक शीशी आप बाथरूम में रख लें, नहाने के पहले 2 मिनट के लिए आपने उसको हाथ में निकालें हथेली पर और पूरे चेहरे पर हाथ में लगा लें और धो दें, तो बहुत जल्दी वो फायदा करता है। ऐसे ही अगर जैसे नींबू हमने निचोड़ा है, घर में किसी चीज में डाला, तो उसको भी आप तुरंत चेहरे और त्वचा पर अपने हाथों में लगा सकते हैं। जी, मुहासों के लिए भी काम आ सकता है क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, तो मुहासों के लिए भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह से जैसे कच्चा दूध, बेसन, हल्दी है, उसी तरह से चंदन के भी बहुत औषधीय गुण होते हैं, तो चंदन भी लोग लगाया करते हैं, लेकिन ये है कि ये उपटन लगाने के बाद अगर लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको लेप की तरह लगाते हैं या जैसे पैक बोलते हैं उसको लगाते हैं। तो चंदन अगर बहुत ज्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके साथ पीसी हुई मुल्तानी मिट्टी का पाउडर रख लें और उन दोनों को मिलाकर भी लगाया जा सकता है। या जैसे बेसन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी है, खुश्क है, तो उसमें आप शहद डालें या दही डालें तो आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होगा। शहद में बेसन को, अगर बेसन प्रयोग में करना है तो आपको शहद में उसको ले, या फिर जैसे दूध है, मलाई है, या थोड़ा दही में उसका प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सूखापन आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आपके रंग भी खिलेगा और मुलायमियत भी रहेगी और त्वचा में निखार भी आएगा, कांति बढ़ेगी। और खासकर अगर गाय का दूध लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। क्लेंजिंग मिल्क की तरह काम करता है। तो इससे रोम छिद्र भी खुल जाते हैं अगर हम लगाते हैं तो, और त्वचा जो जैसा फटती है खासकर जाड़ों में, तो उससे भी बड़ी निजात मिलती है। और एक चीज तो बहुत ही जरूरी है कि खान पान में भी जरा संतुलन रहना। अरे वो तो बहुत जरूरी है जी, नहीं तो फिर चेहरे पर कितनी भी चीजें लगाई जाएं तो वो कम ही पड़ती हैं। मौसमी फल आजकल आ रहे हैं तो सखियां इस्तेमाल कर सकती हैं और करती ही हैं। हरी सब्जियां, अंकुरित आहार को भोजन में जरूर शामिल करें। अंकुरित अगर मूंग की दाल है तो उसकी सब्जी भी लोग बनाया करते हैं। सलाद है और पानी का सेवन बहुत जरूरी है। जी।
ये सारी चीज़ें तो खान-पान की हो गई हैं और इसके साथ-साथ जो लगाने की बात हम कर रहे हैं वो भी ये है कि जैसे अभी हमने कहा संतरे का छिलका रखने का, लेकिन अगर आपने संतरा खाया है और आप तुरंत चाहते हैं तो उसका छिलके क्योंकि तुरंत आप जैसे दबाते हैं, हम लोग जैसे बचपन में आँखों में डालते थे ना उसका रस, क्योंकि बहुत जलता है, तो उसका भी प्रयोग आप सीधे उसको मतलब पीछे की तरफ से जो बाहर का तरफ जो ऑरेंज रंग होता है संतरे का रंग, उस तरफ से उसको आप अपने चेहरे पर तुरंत भी लगा सकते हैं। या जैसे आप टमाटर काट रही हैं सलाद के लिए, तो आप एक हल्का सा स्लाइस उसका ले लें एक और उसको चेहरे पर रगड़ लें। पपीता काट रहे हैं उसके छिलके को आप गूदे की तरफ से थोड़ा सा चेहरे पर लगा लें, चेहरे या बाहों में लगा लें, तो ये सारी चीज़ों से निखार आता है। वहीं सफाई के लिए यानी कि जो भी गंदगी निकलती है हाथों की, हाथ और चेहरे की, उसके लिए आप बथुए का साग जो आता है वो अगर आप उबाल रही हैं तो उसमें आप नमक मिर्च मत डालिए, सीधा अगर आप जैसे रायते वगैरह के लिए उबाल रही हैं तो उसको सादा सादा उबाल दीजिए और फिर उसके पानी से एक बार अपना चेहरा और हाथ सिर्फ ऐसे ही धो लीजिए उसके पानी से, देखिए किस तरह से साफ होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम काम करते हुए चलते फिरते। आलू के छिलके का भी इस्तेमाल बहुत होता है। आलू पतला सा बिल्कुल काट कर अगर आंखों पर थोड़ी देर के लिए रख लिया जाए तो उससे आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उसमें बड़ा आराम आता है। और साथ ही साथ गुलाब जल भी थोड़ा सा अगर रुई के फाहे में भिगो कर रख लिया जाए तो उससे भी आराम आता है। खीरा बड़ा ही गुणकारी है, तो उसके छिलके को भी चेहरे पर अगर थोड़ा सा मसाज करें या नींबू के छिलके को भी मसाज करें अगर चेहरे पे, तो काफी इससे कांति आती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बात फिर वही है कि अपने खान पान और उसके साथ साथ आपका मन का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका तन भी जो है वो खुश खुश दिखाई देगा। और उसके साथ साथ जो है कि नींद पूरी होना भी बहुत आवश्यक है। चेहरों पे जो थकावट दिखती है या आंखों के नीचे काले घेरे हैं, या अभी तो और भी लोग कह रहे हैं कि जो चर्बी बढ़ती है वो भी जब हम नींद नहीं पूरी करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है और इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। जी, और सैर भी बड़ी ज़रूरी है। हाँ, लेकिन हमें लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ मनोरंजन कर लिया जाए, है ना। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए का रस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा,
किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। भाई हमारी सखियां भी बहुत सारी बातें लिख रही हैं। इन्होंने लिखा है कि लेप चेहरे पर लगाने के बाद साफ करके और गुलाब जल को रुई के फाहे में लगाकर चेहरे पर लगा दे तो कभी भी खिलना से नहीं होंगे या कील मुआ से होगा इनका मेरे ख्याल से। और खाली पेट आंवला खाना चाहिए और एक सेब जरूर खाना चाहिए। सर्दियों में च्यवनप्राश का जरूर सेवन करें, सुबह जल्दी उठे, उससे भी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है और सेहत भी अच्छी रहती है। आप खुद लिख रही हैं कि मैं फिट हूँ क्योंकि अपना समय से उठती हूँ, समय से खाती हूँ, मन खुश रखती हूँ और मेरी त्वचा, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है संगीता, कि मेरी त्वचा ऐसी है जैसे बच्चों की हो। क्या बात है। और इसलिए तो हमें इतने अच्छे गीत भी सुनवाते हैं कार्यक्रम में, ताकि गीतों से भी थोड़ा मनोरंजन होता है और जो तनाव होता है वो कम होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इन्होंने लिखा ना कि बच्चों से, तो आंवले के बारे में एक हमारे और साथी लिखकर भेज रही हैं कि आंवला वैसे सच में बहुत गुणकारी है, उसका सेवन करना चाहिए, उससे आंखों की रोशनी अच्छी होती है, बाल भी अच्छा होता है और त्वचा भी अच्छी होती है। जी जी, विटामिन सी उसमें बहुत होता है, इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, तो आंवला तो बहुत गुणकारी है ही है। और साथ ही साथ जैसा कि हम बात कर रहे थे रेणु जी कि खुली हवा की सैर बहुत जरूरी है। आजकल तो वैसे ओस होगी, लेकिन जिसे किसी को अगर सर्दी लगती है तो फिर वो ऐसा ना करें और थोड़ा दिन निकल जाने के बाद फिर क्या दिन निकल जाने के बाद फिर सैर करें, लेकिन हरी घास पर चलना जरूरी है, लेकिन टहलना जरूरी है। हाँ, टहलना जरूरी है, लेकिन जो ये विटामिन सी की बात है, जैसे अमरूद है सर्दियों में जब आते हैं, या ये आंवला है, इसका सेवन करें, च्यवनप्राश है, सीतोपलादी, इन सब चीजों का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो इस ठंडी सैर से न घबराएं। हाँ, अपने पहनने ओढ़ने का पूरा इंतजाम करके निकले तो ये जो शुद्ध हवा मिलती है, हमें वायु मिलती है, जो वो बल्कि हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, तो आपको सर्दी नहीं होगी। जी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है अगर हम सुबह की सैर करते हैं तो। बल्कि बाहर निकलकर और गहरी गहरी सांसें लें, अंदर बाहर करें तो आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें ख्याल रखें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जी, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां पनपती हैं, इसलिए जो आंवला है वो बड़ा गुणकारी होता है, जो बीमारियां हैं उसे भी भगाने में बड़ा कारगर होता है। और साथ ही साथ अगर रात में सोते समय अगर त्रिफला या गुलकंद अगर जरा सा ले लिया जाए तो पेट की जो हालत होती है वो बड़ी अच्छी होती है, तो उससे भी बीमारियां कम पनपती हैं, चेहरे पर कांति रहती है। तो यानी कि त्रिफला का सेवन किया जाए और आंवले का सेवन किया जाए, गुलकंद ले सकते हैं इस मौसम में खास तौर से। ये सारी चीजें हैं जो देसी चीजें हैं हमारी खास तौर से जो कही जाती हैं, उनका ख्याल रखें। और हमने जो पहली पूछी थी ना, उसका जवाब हमारे बहुत सारे दोस्तों ने लिखकर भेजा है, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। तो सफेद तन हरी पूछ न बूझे तो नानी से पूछ, लेकिन नानी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमारी बहुत सारी सखियों और हमारे दोस्तों ने लिखकर भेज दिया है। इसका जवाब है मूली। मूली तो ये भी बहुत सेहतमंद होती है,
हाँ, बहुत सर्दियों से में खाना चाहिए। सर्दियों में तो बिल्कुल ताज़ी, और साथ ही साथ जो पालक का साग है वो भी बहुत फायदेमंद है, आयरन से भरपूर होता है। जी। तो साग ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, खासकर आजकल के मौसम में तो बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल। हमारी सखियों ने भी, बहुत सारे लोगों ने लिखकर भेजा है कि स्नान करने से भी चेहरे पर रौनक आती है। हालांकि 10 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए। ज़्यादा देर तक नहाने से त्वचा की नमी घटती है, और गर्म पानी से बहुत देर तक नहीं नहाना गुनगुने चाहिए। पानी से। जी। और आप ये भी लिखते हैं कि दोपहर के समय लगभग हर किसी को नींद आने लगती है। काम के बीच समय में काम का बीच जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें से समय निकाल कर 5 मिनट आंखें बंद करें तो फायदेमंद होगा। इससे न सिर्फ ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि रक्त में सेरोटोनिन हार्मोन्स का स्तर बढ़ता हो। हार्मोन्स खुशी के एहसास के लिए बहुत अच्छा होता है। जी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो वो दिमाग पर असर तो ज़रूर करती है। तो जी। अगर थकावट हो जाए तो थोड़ा सा आराम भी बहुत ज़रूरी है, जिससे बिल्कुल। हाँ, जिससे चेहरा खिला-खिला सा नज़र आता है। और एक और है कि शीशी में थोड़ी-सी अगर ग्लिसरीन मिला लिया जाए, जी। नींबू का रस और गुलाब जल, और इसकी समान मात्रा रखें, तो जी। सोते समय लगाएँ और सुबह गुनगुना पानी से धो दें, तो ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दाग अगर किस तरह के चेहरे पर हैं या मुहासे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी अगर 1 चम्मच लेते हैं, आधा चम्मच टेल्कम पाउडर ले लीजिए, 1 चम्मच गुलाब जल ले लीजिए, 4-5 बूंद नींबू का रस और ग्लिसरीन, इन सबको मिलाकर थोड़ा गाढ़ा लेप बना लीजिए और फिर चेहरे पर लगाइए। थोड़ी देर सूखने दें और उसके बाद धो दें, और गुनगुने पानी से धोएं, तो कुछ हद तक जो धब्बे होते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन ये लगातार करना पड़ेगा कुछ दिन। बिल्कुल। इसी के साथ एक हमारे साथी लेकर भेज रहे हैं कि त्वचा की सफाई के लिए कभी-कभी कच्चा प्याज खाना चेहरे के लिए अच्छा होता है। कच्चा प्याज खाना चाहिए, इससे चेहरे के दाग धब्बों से भी कम होने में मदद मिलती है। तो हमने जैसे पहले भी कहा कि जो सलाद में जो चीज़ें हम खाते हैं, जैसे गाजर है, खीरा है, ककड़ी है, जो भी चीज़, कच्चा टमाटर है, इन सब चीज़ों का सेवन करते ही रहना चाहिए। वैसे भी दिन में खाने के समय में एक चीज़ कच्ची ज़रूर खानी चाहिए। बाकी तो हम सब्जियां, फल, सब चीज़ें पका कर खाते हैं, सब्जियां। जी। लेकिन हाँ, फल के अलावा कच्ची चीज़ ज़रूर खानी चाहिए। जैसे कि हम जो सलाद की बात करते हैं, गाजर है, मूली है, टमाटर है, खीरा है, इन सब चीज़ों को कच्चा ज़रूर खाना चाहिए। तो वैसे भी कहते हैं ना कि खाने में आपके सारे रंग होने चाहिए। जितना फाइबर भी रंगीन होना खाना चाहिए। होगा, जितना रंगीन खाना होगा उतना ही सेहतमंद होगा। हाँ, और साथ ही साथ बालों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्यों? बिल्कुल। तो बालों में ज़्यादातर देखा जाता है कि रूसी से हम बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो एक है कि 10 ग्राम महीन पिसी हुई काली मिर्च ले लें, 20 ग्राम नींबू का रस ले लें, आधा कप कच्चा दूध मिलाकर, और 3 बार अगर उसको धीरे-धीरे से, मतलब हफ्ते में 3 बार धीरे-धीरे से अगर सर पे मसाज की जाए, तो रूसी से बहुत हद तक आराम मिलता है। मात्रा एक बार फिर से बता दो संगीत। ये 10 ग्राम महीन पिसी काली मिर्च और 20 ग्राम नींबू का रस, आधा कप कच्चा दूध मिला लें और 3 बार सप्ताह में लगाएं। अगर गाय का दूध है तो फिर मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो आप वैसे भी गाय का हो, या जो आप सीधे तबेले से लाते हैं, यानी कि दूहा हुआ लाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं उपलब्ध है तो भी आप पैकेट के दूध से भी काम चला सकती हैं। लेकिन हाँ, ये काली मिर्च, दूध और उसके साथ आप नींबू का रस मिलाकर इसका करें। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार आपने बना लिया और उसको हफ्ते में 3 बार लगाएं। तीनों बार आप ताज़ा बनाएं। और इसको त्वचा में एकदम अंदर लगाना पड़ेगा, स्कल पे, यानी कि जो सर के ऊपर जहाँ बाल के जो जड़ें होती हैं वहां पर आप अच्छे से लगाएं। ऐसा नहीं केवल ऊपर ऊपर लगा लें। तो इससे आपके रूसी जो है वो समाप्त हो जाएगी। रूसी अगर रहती है तो सर्दी जुकाम भी कहते हैं बहुत ज्यादा होता है, तो रूसी से बचना बहुत जरूरी है। जी, और ज्यादा फैट वाली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इससे भी चेहरे की रंगत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, तो तेज मिर्च मसाले वाले ज्यादा चाय भी ना पिए, और अधिक खटाई, तले हुए पदार्थ, इन सब चीजों से बचना चाहिए। चाय ज्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन इस समय जो हमारी सखियां पी रही हैं वो पी लें। बाद में इस पर लागू करेंगे इस नियम को, है ना। हाँ, तो फिर चेहरा मन का दर्पण होता है ना, ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अगर आपको खुशी मिल रही है तो पी लीजिए भाई। हमें तो मन कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी फिलहाल तो कार्यक्रम के बीच में नहीं पी सकते। लेकिन अगर आप पी रही हैं तो पी लीजिए। लेकिन संगीता ने कहा है कि बहुत ज्यादा नहीं, तो 1 कप आप पी सकते हैं। ठीक है। और चिंता, चिड़चिड़ापन, इन भावों से थोड़ा सा दूर रहें। तो वैसे तो चिंता सभी के साथ कुछ ना कुछ लगी रहती है, लेकिन ज्यादा चिंता करने से बीमारियां भी होती हैं। और एक बात और है कि जो चेहरा है वो बड़ा मुरझाया सा लगता है। कहते ये भी हैं कि उम्र का फर्क ज्यादा दिखने लगता है, झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती हैं। तो समय पर सोना भी चाहिए, समय पर जागना भी चाहिए, और योगा को तो हम भूल ही नहीं सकते, तो योग भी करें।
बिल्कुल ये बात सही है और बहुत सारी चीजें हैं उनकी बात हम करते रहेंगे, लेकिन जो बच्चों में बातें हैं, ये सौंदर्य की बात जो है वैसे भी थोड़ा सा तो सजग रहना चाहिए कि हम क्या खा पी रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। इन सारी चीजों का जाहिर है कि हमारे पूरे व्यक्तित्व पर असर पड़ता है और जो सौंदर्य की बात हम कर रहे हैं, सुंदरता की बात कर रहे हैं, वो तो हमें प्रदर्शित होती है, यानी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है सामने सामने। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें जी। और मेकअप की जो किट्स हम लोग खरीदते हैं या मेकअप का सामान खरीदते हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो जरूर देख लें। गुणवत्ता पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ जो विज्ञापन होते हैं उनसे बड़ा सावधान रहें। अगर ठीक है तो आप उसका इस्तेमाल करें। कॉस्मेटिक सर्जरी भी इसी में आ जाती है कि उससे भी बड़े सावधान रहें। आजकल बड़ा जमाना है कॉस्मेटिक लो अभी जब सुंदरता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जाहिर है कि लोग कहेंगे कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लीजिए। नहीं करवानी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए, लेकिन उसके लिए किस तरह से आपको एलर्जी है या नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना। भाई सखियों, ऐसा है कि अब ये संगीता नहीं समझ रही है, लेकिन हमने इसीलिए घरेलू उपाय बताए हैं ताकि आप कॉस्मेटिक सर्जरी तक न जाए। फिलहाल सुनते हैं ये गीत। बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटा बर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं,
तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया, ऐ फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। भाई हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन इस गीत के बाद याद आ गया कि मुस्कुराना भी बहुत गजब ढाता है ना। तो मुस्कुराहट भी रखनी चाहिए चेहरे पर, अगर वैसे उससे बेहतर ये है कि अंदर से खुश रहना चाहिए। तो बहुत सारी ये सारी चीजें इन सब का ख्याल रखेंगे। और हमारी बहुत सारे सखियों ने और दोस्तों ने ये लिख कर भेजा संगीता कि इन सब चीजों के साथ सखी सहेली भी सुनते रहना चाहिए, पता है। बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारा विषय लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सखियां भी जरूर सुनती हैं। और जो हमें फेसबुक पर प्रतिक्रियाएं मिलती हैं वो तो अपने आप में बड़ी गजब हैं। तो ऐसे ही जुड़ाव बना रहे हमारे कार्यक्रम से, तो बड़ी बात है जी। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम बातें करते हैं, लेकिन जो माँ है वो प्रथम शिक्षिका होती है। तो घर में या वैसे भी बच्चों को किस तरह से शिक्षण दिया जाए, उनमें कला का किस तरह से के प्रति उनकी रुचि जगाई जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमें, है ना। क्योंकि बच्चों में कलात्मक से सौंदर्य और प्रतिभा में निखार होना चाहिए, सौंदर्य बोध होता है, उन्हें प्रकृति से परिचय होता है और एक साथ मिलजुल कर बढ़ने की भावना उनके में आती है। तो कला जो है किस तरह से शिक्षण में सहायक हो सकता है, किस तरह से शिक्षण को रोचक बना सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ हम कैसे कला को जोड़ें, यानी कि जो बच्चों की कला के प्रति रुचि नहीं है तो जागृत करें, और किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ अगर हम कला रखेंगे तो वो पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी बच्चों की, है ना? और ऐसा है भी कि पाठ्यक्रम में जो कला होती है उसे उसका एक तो क्लास होता ही होता है, जिसे कई स्कूल में वर्क एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। तो ये शिक्षण में एक तरफ तो रोचकता लाता है और दूसरी तरफ बच्चों में एक बड़ा ही अलग अनुभव होता है, बच्चों को भी आनंद आता है। और कला अगर किसी बच्चे में है या कुछ भी वो बनाना जानते हैं तो उससे उनकी अपनी एक तरह से अभिव्यक्ति कह सकते हैं कि होती है कि उन्हें किस चीज में ज्यादा रुचि है जी। तो वैसे भी कहते हैं ना कि मतलब कला में कोई भी सीमा नहीं है। कोई अगर हम एक कागज 4 कागज दे दें किसी को तो कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। तो यानी कि उसकी अपनी मौलिकता होगी, उसमें उसका अपना कुछ भी सोचने की क्षमता जो है उसके हिसाब से बनाएगा, है ना। तो वो बड़ी सृजनात्मक रहती है कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो उनमें ये विलक्षण गुण होते हैं। तो इसका इस तरफ जो है वो ध्यान जरूर देना चाहिए। और एक चीज और है कि सही दिशा होनी चाहिए, सही निर्देश होने चाहिए। जो प्रतिभा बच्चों में है उसे बढ़ावा जरूर देना चाहिए। तो इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि माता पिता इन बातों पर ध्यान दें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। और कार्य जो है उनका, उसमें जो उनकी अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो किसी तरह की ड्राइंग बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, या कोई बड़ी ही कलात्मक चीज बनाते हैं, या अगर उन्हें गाने में बड़ा अच्छा वो अच्छे मन है जी। हाँ, तो उनकी अभिव्यक्ति जिस भी कला में होती है उसकी सराहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो है उसके साथ साथ जैसे कि चित्रकारी जैसे तुमने कहा, या कागज से जो चीजें काट काट के हम बनाते हैं, कुछ ऐसी ओरिगेमी जैसे होता है, उसमें कागज को काटते नहीं, उसको तरह तरह से मोड़ मोड़ के तरह तरह की चीजें बनाते हैं, वो भी चीजें सीखी जा सकती हैं। और उसके साथ अगर लड़कों की भी अगर हम बात करें तो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब चीजें भी सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें शायद एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।
इस तरह से जो है ना, खाली समय में हम बच्चों को बता सकते हैं कि तुम इससे बना सकते हो। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसमें सृजनात्मकता रहती है। अक्सर क्या होता है कि हम खुद पूरा बना के उन्हें बता देते हैं कि ऐसे बना लो। ऐसा मत करें, फिर उनकी मौलिकता नहीं रह जाएगी, वो आपका कॉपी करेंगे, नकल करेंगे। तो नकल ना करें। कला ही ऐसी चीज़ है, जैसे हमने कहा ना, ये गणित नहीं है कि हमेशा 2 से 2 जोड़ेंगे तो 4 निकलेगा। यहाँ पे हमने कहा ना, जैसे 2 कागज़ हमने दे दिए या 4 कागज़ दे दिए, तो कुछ भी 10 बच्चे होंगे तो सब बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे। तो उन्हें कृपया बहुत ज़्यादा निगाह रखें बच्चों पर, लेकिन कला की अगर जब बात आती है तो उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए, है ना। और कला में ही एक काष्ठ कला भी आती है, जिसमें कि बच्चे कई लोग मिलकर भी कोई चीज़ बनाते हैं या फिर अकेले भी बनाते हैं। जी। तो उसमें लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, और इसमें मूर्तियां भी हो सकती हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, साथ ही साथ पेपर बैग भी बनाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो ऊन और जूट से भी बनती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे पंख वगैरह बनाने हैं तो ऊन से भी बन जाते हैं, जूट से बैग वगैरह बनाना सीखते हैं बच्चे। तो इस तरह से वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, और इसमें आगे भी उन्हें बड़ा ही मतलब लाभ होता है इसका। हमारी साथी लिखकर भेज रही हैं कि कला एवं शिक्षण के संबंध में बताना चाहूंगी कि मेरे दोस्त की बेटी 5 वर्ष की है, लेकिन अपनी माँ की तरह अभी से क्राफ्ट के कार्यों में रुचि लेती है और रंगोली बनाने से लेकर हर समय मेरे मित्र की मदद करती है। तो बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि रंगोली भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। इसको बनाकर भी बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं और अच्छा लगता है। वहीं हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि बच्चों में रही कला को और भी निखारने के लिए उनकी रुचि के अनुरूप विषय में शिक्षण देना बहुत ज़रूरी है। मेरा पौत्र 5वीं कक्षा में है, उससे ऐसी कोई ना कोई कला कारीगरी में बहुत रुचि है। कल उसने पार्सल पैकिंग कार्ड वाला जो बोर्ड होता है, उससे बड़े बॉक्स में से अपना छोटा सा स्टडी रूम बनाया है और खुलने और बंद करने वाला ऐसा दरवाज़ा लगाया है, खिड़की लगाई है, और उसके अंदर बैठकर लैपटॉप पर अपने ऑनलाइन क्लास करता है। ऐसे वो कई छोटी कार, अन्य रुचि की चीज़ें बनाता रहता है। और साथ में भाई साहिर है कि ये लिख रहे हैं कि हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको कि अच्छी बात है, प्रोत्साहित करते हैं। तो हाँ, जैसे ये बात है, ऐसे जब हम लोग बहुत छोटे थे या आज भी बच्चे करते हैं कि उनको कपड़ा दे दिया जाता है तो वो इधर से उधर से बांध के अपना घर बना लेते हैं, छोटे स्टूल मेज़ लगा के। तो ये भी एक तरीके से शुरुआत है कि किस तरह से आप विचार करते हैं कि कैसा घर बनेगा, कैसी उसकी छत होगी, हम कैसे आएंगे जाएंगे उसके अंदर जाएंगे, छोटा सा रसोई घर वहीं बना लेते हैं। तो ये एक जो है उनको, लेकिन बच्चों को छूट देनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा घर फैल जाएगा तो उनको नहीं देते हैं सामान। जी, और आगे चल कर के ऐसे ही बच्चे, अगर उनकी प्रतिभा इस तरह से निखरती है तो वो हो सकता है कि एक अच्छे शिल्पकार बन जाएं, एक अच्छे चित्रकार बन जाएं, या फिर बहुत अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो उनकी जो भी प्रतिभा है उसे निखारना जरूर चाहिए। और संगीता, ऐसा है ना कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो काश्तकार बनेंगे या आर्किटेक्ट में वो क्षेत्र में कुछ नाम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप वो उसी दिशा में जाएं। लेकिन इस तरह से जब आपके विचार खुलते हैं, आपकी सृजनात्मकता बढ़ती है, तो आप जिस भी दिशा में काम करते हैं, हो सकता है आप इंजीनियर हो या आप डॉक्टर हों, लेकिन वहां पर भी आपको सफलता मिलती है, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता और बढ़ती जाती है। वैसे भी कहते हैं कि मस्तिष्क और मन को हम जितना ज्यादा उड़ान देंगे वो उतनी तेज उड़ता है, उतना ज्यादा दूर तक जाता है। तो हम कितना उससे काम लेते हैं उसकी क्षमता और बढ़ती जाती है। तो बेहतर है कि इस दिशा में अगर हम उसको और विस्तार देंगे तो हमें बाकी कामों में भी, जो आपको लगता है कि ये कला से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें भी उससे सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है ना। जी, और इसी तरह की चीज अगर, जैसे आज हम रेसिपी बताने वाले हैं तो क्या बात जी, है, रेसिपी बताने वाले हैं तो उसको भी कुछ सजा के परसेंगे ना। हाँ, वर्क एक्सपीरियंस का जो एक क्लास होता है उसमें भी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से कुछ एक ऐसी चीजें बना सकते हैं जो झटपट तैयार हो जाए। वो तो स्कूल में ऐसा सिखाएंगे आजकल की, छोटा सा आप नमकीन वाला बिस्किट ले लीजिए, उसके ऊपर हल्का सा बटर लगाइए और थोड़ी सी काली मिर्च उसके ऊपर रख दीजिए और एक छोटा सा चेरी रख दीजिए, बन गया एक छोटा सा नाश्ता या कॉइन, क्या कहेंगे उसको, जो भी नाम दे सकते हैं आप। हाँ, तो ये इस तरह से भी सिखाया जाता है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें थोड़ा बड़े होने पर हॉस्टल जाना पड़े या कहीं जाना पड़े, तो वो कुछ ना कुछ अपने से बना सकें। और इसी में हम एक आज क्या बताने जा रही हो, मुझे तो लग रहा है जल्दी से बता दो। पफ पेस्ट्री बताने जा रहे हैं, हरी मटर की, क्योंकि हमारी सखियां बहुत आजकल हरी मटर छील रही हैं, तो उन्हें ये पफ पेस्ट्री बता देते हैं। तो 1 कप मैदा लें या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, अजवाइन ले लें थोड़ी सी 4 चम्मच, और 1 कप हरी मटर ले लें, और एक कच्चा आलू एक कटा हुआ लेना है, थोड़ा सा अदरक, मिर्च, लहसुन, प्याज, धनिया, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, कॉर्नफ्लोर
और कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच ले लें तो अच्छा है। और मैदे को सबसे पहले आपको सान कर रख लेना है। अजवाइन और नमक इसमें हल्का सा डाल दें। पैन में तेल गरम करें और ज़ीरा उस पर गरम होने के लिए उसमें पहले ज़ीरा डालें। अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालें, थोड़ा सा भूनें, फिर कटी हुई प्याज डाल दें। मटर के दाने और आलू दरदरा पहले आपको मिक्सी में पीस देना है। उसके बाद इसको प्याज के साथ, जो भुनी हुई प्याज और चीज़ें हैं उसके साथ मिला दें। थोड़ी सी हल्दी डाल दें, थोड़ा सा गरम मसाला और 1/4 चम्मच 1 चम्मच धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, आधा चम्मच या थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल दें अगर स्वाद चाहते हैं तो, और नमक डालें और हल्के से पानी के छींटे डालकर इस पूरी हरी मटर को पका लें। धनिया भी मिला दें इसमें और छोटी छोटी जो आपने लोइयां बनाई हैं, अगर इसमें देखना यह है कि परत कितनी चाहिए। अगर 4 परत चाहिए तो 4 रोटी पतली पतली बनानी होगी और चारों रोटियों को जोड़ना पड़ेगा। कॉर्नफ्लोर और उस पर पिघला हुआ जो घी है उसको डालकर। अच्छा। तो इसमें अगर यानी एक रोटी हम बना लें तो उस पर कॉर्नफ्लोर और घी पिघला के रखें। तेल नहीं लगा सकते हो तो पिघला रहेगा? तेल लगा सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। हाँ, रुचि जी, के अनुसार। तेल और कॉर्नफ्लोर लगा लें और उसका दूसरी रोटी रख दें, ऐसे ही हर परत में हाँ। लगा दें 4 परत। अगर जी, उससे फिर ज्यादा करेंगे, 7 बनानी है परत, तो वो भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो एक पेस्ट्री टाइप का है। तो हाँ। जब उसको तोड़ेंगे तो उसमें उतनी मजा सारी आएगा। परतें निकलती हैं। लेकिन तुम जो आटा तुमने बताया था उसमें मोयन डालना था नहीं? आटे में मोयन भी डालना है। जी। और ये खुद पर भी ये होता है कि कितना? अगर हम घी तेल अगर खाना पसंद करते हैं तो हम जी, उसमें जी। डालें, नहीं ठीक, तो ठीक। ऐसे ही। क्योंकि जो रोटियां बनाई जा रही हैं उनमें तो हम लगा ही रहे हैं कॉर्नफ्लोर और घी। तो कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच लेना है, उस पर पिघला हुआ घी आप 6 चम्मच डाल सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं। एक एक रोटियां बनाएं, अगर 7 बना लेंगे तो बहुत अच्छा है। उस पर एक एक लगाते जाएं और फिर हल्का सा मैदा लगा लें क्योंकि वो बाद में खुलेंगी। और उसके बाद इन रोटियों को पूरी जब एक साथ हो जाए तो इन रोटियों को आप ऊपर से इसमें सूखा मैदा जो सबसे ऊपर वाली रोटी है उस पर भी छिड़क दें। उसके बाद उसको धीरे धीरे से रोल करना है। अच्छा। और रोल करने के बाद ये देखना है कि साइड वाले जो है यानी किनारी वो काट के निकाल दें क्योंकि उसमें शेप तो गोल रहता है। उसके बाद फिर उसे अच्छी तरह से मतलब जो कटी हुई लोई है उसको सीधा करना है। अच्छा। सीधा करने के बाद फिर उसको बेलना है और बेलने के बाद उसको एक एक लोइयां अलग हो गई। बेलने के बाद उस पर आप भर लें और किनारी को उसके इसी कॉर्नफ्लोर और घी से चिपका दें। उसको इस तरह रखना है कि चौकोर वो बन पाए। मतलब जब एक बनेगा वो गोल पूरी उसकी बनेगी जी। तो उसको साइड से कट कर लें तो वो मतलब चारों चौकोर तरफ हो से जाएगा। काट के उसको ऐसे जी। करें कि चौकोर बन जाए। हाँ। जैसा बाजार में मिलता है, अगर आपको हाँ। वही रूप देना नहीं तो गुजिया का भी रूप दे सकते हैं आप। हाँ, गुजिया का भी रूप दे सकते हैं। और उसके बाद सब तरफ उसमें मैदा लगाकर उसको स्टफिंग उसकी भर के मटर की और उसके बाद दबा दें और फिर उसको सेंक लें। क्या बात जब है। आप उसको खोलेंगे तो वो बड़ी अच्छी परतदार होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। कुछ इसी तरह से अगर आप बहुत जल्दबाजी में चाहते हैं तो मैदा जैसे है, मैदे में मोयन और नमक और अजवाइन डाल के बना लें आटा, और जो फिलिंग बताई है संगीता ने वही वैसे ही तैयार कर लें। हाँ। और उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि गोल गोल पूड़ी जैसा या रोटी जैसा बेल लें इस मैदे के, उसको मोयन लगे हुए को, और उस पर पतली परत इसी आलू या मटर का जो हमने बनाया है फिलिंग वो लगा लें, एक परत उसकी। और उसके बाद जो सबसे पहले जो रोटी हमने बेली उसके पहले चकले पर मैदा या आटा लगा लें। उसके बाद उस आटे की रोटी को रख लें, बेली हुई को। उसके ऊपर उस आटे की रोटी के ऊपर इसको पूरा परत बराबर चारों तरफ से लगा दें, पूरा फैला दें। जैसे कि हम परत में घी तेल लगाते हैं वैसे ये लगा दें, ठीक है। और उसके बाद उसको रोल कर दें, यानी कि एक तरफ से शुरू करें और बेलनाकार उसको बना लें। उस साथ में लगा हुआ ये आलू मटर का मसाला और मैदा जो है उसको पूरा ऐसे रोल कर दें, ठीक है। अब ये एक सिलेंडर की तरह बन गया लंबा सा। उसके बाद उसको कम से कम आधा इंच का काट लें। अच्छा। थोड़ा हल्का सा हाथ से दबाएंगे, ज्यादा नहीं, बेलेंगे नहीं, और उसको काट लें और उसको सीधे तल लें। तुरंत तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो फिर चाय वो के साथ खा लें। मनपसंद, हाँ, चाय के साथ। और क्या बताने जो जा रही हैं? चटनी उन्हें पसंद है तो वो चटनी भी बना सकते हैं, उसके साथ भी ये खा बात सकते सही हैं। है। और हरी मटर की इडली बता देते हैं। अरे वाह। जी। तो 1 कप हरी मटर लेना है, दाने छील लें और उसके बाद उसमें 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, सारी चीज़ों का पेस्ट बना लें। यानी 1 कप हरी मटर और उसमें 2 हरी मिर्च और आधे इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसका पेस्ट बना लें। 1 कप सूजी भी इसी में मिलानी है और 1 कप दही भी मिलानी है।
और अच्छा। उसके बाद उसे बहुत अच्छी तरह से मिला लें। एक छोटा चम्मच नमक डाल लें या स्वाद अनुसार, और उसके बाद इस बैटर को जो आपने बनाया है उसे 10 मिनट तक कम से कम रख दें ताकि इसके रवे फूल जाएं। और तड़के के लिए एक पैन में घी अगर गरम करें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे जो भी आपको इस्तेमाल करना है। तो 2 छोटी चम्मच तेल डालें या घी डालें, उसमें 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने और 1 चम्मच उड़द की दाल और थोड़ा सा करी पत्ता डालकर तैयार कर लें, और फिर इसको बैटर में मिला दें, यानी तड़का उसमें लगाना है। वाह। और इडली स्टैंड को घी या तेल से जैसे हमारी सखियां ग्रीस करती हैं हाँ। कर लें, और एक बर्तन में पानी गर्म करें और इनो सॉल्ट फ्रूट सॉल्ट जो होते हैं वो आधा जी। चम्मच, बेकिंग सोडा भी आप इसके बाद मिला सकते हैं इसमें अगर अच्छी सॉफ्ट इडली चाहिए तो। जी। और फिर इस बैटर को मिक्स करके सांचे में डाल दें, 12 मिनट तक लगभग स्टीम होने दें और उसके बाद निकाल लें। वाह। मूंगफली या नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। भाई चटनी तो हमारी सखियां बनाती हैं, बना लेंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल अलग तरीके की और बड़ी पौष्टिक होगी। इसमें हरी मटर पड़ी है तो जाहिर है कि इसका रंग भी बड़ा खूबसूरत सा होगा। तो सखियां बताएंगी कि कैसा लगा। और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी लिखकर भेजा है कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक की थैली का। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप घर से निकलें तो कपड़े की थैली लेकर निकलें, ताकि प्लास्टिक का प्रयोग जितना हो सके हम उतना ना करें तो बेहतर है। और इसके साथ हमारे एक दोस्त लिखकर भेज रहे हैं कि बचपन जिज्ञासा से भरा होता है, बाल मन पर कला शिक्षण का बहुत असर होता है। बच्चों से कभी ना झूठ बोलें, जो बोलें नाप तोल कर बोलें, अपना बर्ताव ही इनका अनुसरण है। शिक्षण अगर ज्ञानप्रद होगा, निस्संदेह भविष्य इनका उज्जवल होगा। ये चांद है, खूबसूरत सितारे हैं, उगते सूरज हैं, इनको प्यार देना, कला की सूझ देना, माँ बाप बनकर प्रेरणा का पथ देना, नैतिक ज्ञान, सत्य का विज्ञान, प्रकृति का रहस्य, ईश्वर का ध्यान, अपने बड़ों का सम्मान देना, तो आसान खुशनुमा जीवन का सफर, ऐसा ज्ञान देना चाहिए। वाह, जी, स्किल बेस्ड। बहुत बढ़िया। जी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे और कार्यक्रम सुनते रहिए। लेकिन हम फिर कहेंगे कि ये जो कोरोना का समय चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो चल रही हैं, जब वैक्सीन आए तो उसका भी, जब आपकी बारी आए तो ज़रूर उसका प्रयोग करें, इसमें कोई भी संदेह ना करें, हमारे देश की बनी हुई है। और बाकी जो नियम है जो उसके उसमें ढिलाई बिल्कुल ना करें, है ना। जी, जैसे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क जरूर पहने और दूरी जरूर बनाकर रखें। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप खुश रहें, खुशहाल रहें, और इसी तरह से कार्यक्रम सुनते रहें, विविध भारती सुनते रहें और सखी सहेली सुनते रहें। जी। जी। और इसी तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें फेसबुक पेज पर जरूर देते रहें। जी। तो आज हम सखियों से विदा लेने का समय हो गया। थोड़ा बचा है। थोड़ा बचा है तो फिर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा 30 सेकंड हो सकता है। तो भाई बहुत सारी तो व्यंजन हो गए, सारी बातें हो गई, लेकिन हम फिर जल्दी ही कुछ और भी नया लेकर हाजिर होंगे। लेकिन बार बार हम यही कहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खुश रहें। जी। तो सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार।